हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट मोनिका पाल। दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको आईपीसी के चैप्टर 1 के सेक्शन 5 के बारे में पढ़ाया था। आज इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो इसकी इंट्रोडक्शन एंड इसके चैप्टर 1 में दिए गए हैं, ठीक है, जो कि जुडिशरी या फिर एपीओ के एग्जाम में प्री में पूछे जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीसी 1860 ड्राफ्टेड बाय, यानी कि आईपीसी 1860 को किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। इसका जो ड्राफ्ट था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है इसका सेकंड क्वेश्चन कि आईपीसी को सहमति या अधिनियमित कब किया गया था, यानी इसको सहमति कब मिली थी गवर्नर जनरल की, क्योंकि जिस समय आईपीसी को अधिनियमित किया गया था उस समय राष्ट्रपति नहीं होते थे, उनके स्थान पर गवर्नर जनरल होते थे। तो आईपीसी को अधिनियमित कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया था। थर्ड है कि आईपीसी फोर्स में कब आई, या कह सकते हैं कि आईपीसी को लागू कब किया गया या परिवर्तन में कब आई। तो आईपीसी 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये भी प्री में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फोर्स में कब आई। अब है कि आईपीसी को किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया है इसका कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया, तो यहाँ पे तो ड्राफ्ट की बात की गई है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अब आईपीसी को तैयार किसके द्वारा किया गया था, तो प्रथम विधि आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपसे ड्राफ्ट की बात की पूछी जाती है तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपसे ओनली तैयार की कि आईपीसी को किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप प्रथम विधि आयोग के द्वारा आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ है कि जम्मू एवं कश्मीर पर भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पहले जम्मू एवं कश्मीर पर आईपीसी लागू नहीं थी, वहां पर रणवीर दंड संहिता लागू थी। 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर पर भी लागू है एवं ये लद्दाख क्षेत्र सहित लागू है। ठीक है, सिक्स है कि आईपीसी 1860 किस सूची का विषय है, यानी कि संविधान की किस सूची का विषय है, तो ये संवर्ती सूची का विषय है। संविधान में 3 सूची बताई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो आईपीसी संवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्री में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 7 है कि आईपीसी का अधिनियम संख्यांक, यानी कि एक्ट नंबर कितना है, तो आईपीसी का एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 है। ये भी क्वेश्चन आता है, प्री में आता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम चैप्टर 1 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर 1 में 1 से लेकर 5 तक सेक्शंस दिए गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आईपीसी 1860 के चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस हैं, तो आप बताइएगा कि 1 से लेकर 5 तक सेक्शंस दिए गए हैं। चैप्टर 1 का जो नाम है वो इंट्रोडक्शन है, हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना। ठीक है, अब इसमें जो प्री में चैप्टर 1 से क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लीजिए। बेयर एक्ट में आप अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए, आपके पास आपका बेयर एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो सेक्शन 1 से प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 1 का जो मार्जिनल नोट है, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, ये हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि धारा 1 क्या कहती है, ये धारा 1 क्या है, तो ये है संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, यानी कि टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आईपीसी 1860 का विस्तार कहाँ पर है, ये प्री में पूछा जाता है जुडिशरी एपीओ के एग्जाम में। तो आप कहिएगा कि संपूर्ण भारत पर है, क्योंकि 2019 से आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू हो चुकी है, 31 अक्टूबर 2019 से। पहले जेएनके पर लागू नहीं थी, क्योंकि जेएनके में रणवीर दंड संहिता लागू थी। ठीक है, अब जो प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन 4 से पूछा जाता है, तो सेक्शन 4 का जो हेडिंग है यानी मार्जिनल नोट, वो आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार,
एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ठीक है, तो सेक्शन 4 का ये हेडिंग आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए क्योंकि प्री में क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1, ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये सब सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, ठीक है, अगर कोई अपराध कारित किया जाता है तो उसके बारे में यहाँ पर है कि वो आईपीसी के द्वारा दंडित किया जाएगा। तो ये सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में बताया गया है। अब इसके अलावा सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2, इससे भी प्री में क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। यानी तैरता हुआ भारत या उड़ता हुआ भारत, यानी तैरता हुआ भारत शिप और उड़ता हुआ भारत एयरक्राफ्ट, अगर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया जाता है तो आईपीसी उस पर लागू है। यानी कि वो जो शिप होगा या फिर वो जो एयरक्राफ्ट है वो दुनिया में कहीं भी है, यदि उसमें कोई भी व्यक्ति बैठा है देशी या विदेशी, वो अपराध कारित करता है तो माना जाएगा कि उसने भारत के भीतर ही अपराध कारित किया है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि प्री में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन का लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और पाकिस्तान में कंप्यूटर के थ्रू वो भारत को टारगेट निशाना बना रहा है कि वो यहाँ पे कोई अपराध कारित करे। ठीक है, तो वो सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 में आता है। यहाँ से भी प्री में क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा जो सेक्शन 4 का इलिस्ट्रेशन है उसे पढ़ लेते हैं। A who is a citizen of India commits a murder in Uganda. He can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. ठीक है, तो यानी कि A है वो भारत का नागरिक है, सिटीजन कहाँ का है, वो इंडिया का है, और वो मर्डर कहाँ पे करता है, वो उगांडा में करता है। अब वो इंडिया में कहीं पर भी पाया जाए, यानी इंडिया में कहीं पर भी वो पाया जाता है तो मर्डर के लिए जिसका ट्रायल चलेगा वो उसी स्थान पे चलेगा, उसी जगह पर चलेगा जहाँ पे वो पाया जाता है। और उसको मर्डर के लिए जो दोष सिद्ध होगा, यानी कि जहाँ कोर्ट उसको दोष सिद्ध करेगा तो वो भी वहीं पर होगा, वो उसी कोर्ट में होगा जहाँ पे वो जिस स्थान पे पाया जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इससे आगे लेक्चर में हम इसके चैप्टर 2 की बात करेंगे। धन्यवाद।